हाँ बेटा, तो हम लोगों ने कंसेप्ट लिखना शुरू किया है आर्बिट्रेज। और आर्बिट्रेज का मीनिंग आपने लिखा पहले। आर्बिट्रेज इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग लो वैल्यू फर्म एंड सेलिंग हाई वैल्यू ऑफ फर्म। इसका रूल है बाई लो एंड सेल हाई। आगे लिखिए। थर्ड पॉइंट, इक्विलिब्रियम। इसमें लिखिए एज पर एमएम अप्रोच value of two identical firm must always be same if they are not same. Arbitrage process will come into play and will make them same. And will make them same. Since buying pressure in low value firm will increase its value and selling pressure in high value firm will decrease its value. This pressure will be this pressure will make value of two firm same after some time. This situation is technically known as equilibrium. This situation is technically known as equilibrium. फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हाउ arbitrage process work. How arbitrage process work. दो केसेस आते हैं इसमें। पहला है जब वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म मोर देन हो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड, और अगला है वैल्यू ऑफ लेवर्ड फॉर्म लेस देन हो वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फॉर्म। इसको पढ़ेंगे कंसेप्ट 16 में, इसको पढ़ेंगे कंसेप्ट 17 में।
आगे लिखेंगे कंसेप्ट 16, आर्बिट्रेज प्रोसेस when value of levered form is less than value of unlevered form. इसमें लिखेंगे in this case value of levered form will be greater than value of unlevered form. Shareholder will buy value of unlevered form and will sell value of levered form share. हो गया? चलो अब ध्यान से सुनना, ये आखिरी चीज बची है इस चैप्टर में बेटा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पूरे ध्यान से बात सुनिएगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्बिट्रेज क्या है। ये थोड़ा बहुत यहाँ पढ़ते हो, बहुत डिटेल में है फाइनल्स में। यहाँ पे बहुत हल्का फुल्का पढ़ाया जाता है आपको, जितना है सिलेबस में और देखते हैं। शुरू करें? चलो अब खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो बेटा, चलो अब मुझे यहाँ पे समरी बताओ। ये बताओ कैपिटल स्ट्रक्चर में आपने कितनी अप्रोचेस पढ़ी? पहली नेट इनकम अप्रोच, उसके बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, फिर ट्रेडिशनल अप्रोच, फिर एमएम अप्रोच, और कौन सा? विद एंड विदाउट टैक्स। ठीक है, तो ये मान लो विद टैक्स हो गया, ये मान लो विदाउट टैक्स हो गया। अब बताओ इसमें से ये वाली कैसी है, रेलिवेंट इररेलिवेंट? ये वाली, ये मिडवे हो गई मान लो। ठीक है, अब बताओ विद टैक्स रेलिवेंट, विदाउट टैक्स। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा। अब क्या है, इस एमएम ने, एमएम की ये वाली जो अप्रोच है, एमएम की बेटा जो ये अप्रोच है, कौन सी? विद टैक्स वाली। विद टैक्स वाली जो अप्रोच है, विद टैक्स और विदाउट टैक्स दो है। रेलिवेंट कौन सी है, विद टैक्स या विदाउट टैक्स? विद टैक्स रेलिवेंट है, विदाउट वाली इररेलिवेंट है। तो बेटा एमएम ने एक एक कंसेप्ट दिया आर्बिट्रेज का। आर्बिट्रेज होता क्या है पहले ये सुन लो, फिर इसके बाद इसको क्वेश्चन में लगाना सीखते हैं। मेरी तरफ देखो, अभी बताओ बेटा, बताओ जहां आप क्लासेस बैठ के पढ़ रहे हो, जैसे हजरतगंज में, लखनऊ में, यहाँ पे हजरतगंज में ज़मीन लेना आसान है या आउटसाइड में? समझदारी वाली बात क्या होगी, यहाँ खरीद के यहाँ बेचें या बाहर खरीद के फिर बेचें? यही आर्बिट्रेज प्रोसेस है। समझ आए? ये क्या है और डिटेल में सुनो, उसके बारे में सुनते हो तुम लोग। देखो अब इसमें क्या है समझना, दो तरह की फॉर्म होती है। सब बच्चे स्क्रीन पे देखो, दो तरह की। जैसे वॉरेन बफेट है ना, वो कैसे अमीर बना है? वो वो क्या करता है, ये आर्बिट्रेज लगाता है। क्या करता है, खूब ध्यान से सुनना। जब कोई कंपनी अपने लोएस्ट पॉइंट पे होगी तो उसके शेयर का प्राइस सबसे, तो वो उन कंपनीज में से ऐसी कंपनी छांट लेता है, उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट करता है, फिर वो इतना समझ बूझ के करता है कि आगे चल के वो कंपनी सरवाइव कर जाती है, तो उसका उसकी वेल्थ क्या है, बढ़ जाती है। यही प्रोसेस क्या है, आर्बिट्रेज। समझ आए? यही प्रोसेस है आर्बिट्रेज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखो मेरी तरफ। जैसे बेटा
आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहता है, मतलब अब इस प्रोसेस पे रहना जो इसमें है। आर्बिट्रेज प्रोसेस कहता है कि जैसे मेरे पास एक कंपनी है, उसके शेयर्स हैं जो बहुत महंगे हैं, एक दूसरी कंपनी है जिसके शेयर बहुत सस्ते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, महंगी कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए। बेचने से जो पैसा मिले, और अगर कम पड़े तो लोन लेके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कहाँ, ऐसी कंपनी में जिसका शेयर कम है, शेयर का प्राइस कम है। ठीक है, तो क्या होगा, इधर देखो, अब एक कंपनी का शेयर का प्राइस ज्यादा था, सब बच्चे देखना, इसका प्राइस ज्यादा था, इसका प्राइस कहता था कम था, तो मुझे इसका शेयर बेच देना चाहिए। बेच के किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो यही है ना, इसका तो जो बढ़ चुका है वो बढ़ चुका है, अब इसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी, ग्रोथ इसमें ज्यादा होगी। समझ आ रहा है? तो होता क्या है बेटा, मैं बेचूंगा तो हम लोग एफएम में क्या मान के पढ़ते हैं ये चैप्टर, कि इन्वेस्टर इज रैशनल। क्या मान के चलते हो, कि हर एक इन्वेस्टर समझदार है, तो हर एक कोई समझदार है तो हर कोई इनका शेयर बेचेगा और इसमें इन्वेस्ट करेगा। समझ आए? तो होगा क्या, इनके शेयर बिकने लगेंगे ज्यादा, बोलो, इसके बिकने लगेंगे ज्यादा, तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, तो इसका भाव चढ़ने लगेगा और इसका भाव गिरने लगेगा। क्यों, हर कोई इसको बेच रहा है, तो जब सप्लाई ज्यादा डिमांड कम तो ये गिरने लगेगा। एक पॉइंट पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे, विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम। समझे? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज। यहां भी है, फाइनल्स में और डिटेल में पढ़ोगे। बोलो समझ में आई बात कि नहीं? तो एमएम ने क्या कहा था, ये एमएम का ही दिया हुआ है। एमएम ने ये कहा, मेरी तरफ देखो, एमएम ने क्या कहा कि तुम कैपिटल स्ट्रक्चर अपना बढ़िया करके चलो, अपने फर्म की, तुमने कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया करके अपने फर्म की वैल्यू बढ़ा ली। ठीक है, बढ़ा ली, तो तुम्हारी ज्यादा है तो किसी की कम है, तो तुरंत तुम्हारी वैल्यू तो बढ़ गई, तुरंत आर्बिट्रेज प्रोसेस एक्टिव हो जाएगा। लोग तुम्हारा शेयर बेच के इनका खरीदना शुरू करेंगे, तुम्हारा शेयर गिरने लगेगा, इनका बढ़ने लगेगा। एक टाइम पे ये तब तक चलेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। तो तुम्हें क्या फायदा हुआ कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया करके? समझ आए? जहां थे वहीं पहुंच गए, शेयर का प्राइस गिर गया ना, इसी को हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। समझ में आई बात क्या है? चलो देखो मैंने क्या लिखा, ये देखो, बाई लो एंड सेल हाई इज नोन एज आर्बिट्रेज। क्या है? आर्बिट्रेज प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ बाइंग लो वैल्यू फर्म एंड सेलिंग हाई वैल्यू फर्म। जो वैल्यू के प्राइस ज्यादा हैं उनके शेयर बेच के सस्ती वैल्यू में पैसे इन्वेस्ट करना, ये आर्बिट्रेज प्रोसेस कहा जाता है। बोलो इतनी बात समझ में आई? अब बेटा इसमें दो संभावनाएं बनती हैं, ये मैं बता दूं तब उसके बाद। पहला, हमारे पास कितने टाइप की फर्म होती है, एक लेवर्ड और एक अनलेवर्ड, एक लेवर्ड और अगला। तो ऐसा हो सकता है बेटा, ऐसा हो सकता है इसकी वैल्यू ज्यादा हो और इसकी कम हो, इसकी ज्यादा इसकी कम, तो इसका बेचेंगे और ये खरीदेंगे। बोलो, ऐसा हो सकता है इसकी कम हो इसकी ज्यादा, तो इसका बेचेंगे और ये खरीदेंगे। दो टाइप के सवाल इस पे बनते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां नीचे लिखवाया कि अगर वैल्यू ऑफ लेवर्ड ज्यादा है, अनलेवर्ड कम है, तो हम इनका शेयर बेचेंगे, ये बात यहां लिखी है, और इनको खरीदेंगे। और अगर इनका ज्यादा है तो इनका बेचेंगे और ये वाला हम लोग खरीदेंगे। बात समझ में आई? कब तक ये प्रोसेस काम करेगा? जब तक इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता। जैसे इक्विलिब्रियम हो गया तुरंत ये प्रोसेस अपने आप शट डाउन हो जाता है। अच्छा अब ये पढ़ो, इक्विलिब्रियम क्या होता है? As per MM approach, value of two identical firm must always be same. If they are not same, arbitrage process come into play. अगर दो फर्म की वैल्यू सेम नहीं है, एक की ज्यादा है एक की कम है, तो आर्बिट्रेज प्रोसेस काम करेगा। इसका शेयर लोग बेच के खरीदेंगे, ये तब तक चलेगा जब तक दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। सिंस बाइंग प्रेशर इन लो वैल्यू फर्म विल इंक्रीज इट्स वैल्यू, हर कोई बाइंग फर्म का शेयर खरीद रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी। एंड सेलिंग प्रेशर इज हाई वैल्यू फर्म विल डिक्रीज द शेयर, हर कोई महंगी हाई वैल्यू वाली फर्म का शेयर बेच रहा है तो उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, अपने आप कम हो जाएगा। तो एक टाइम पे आके दोनों बराबर हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। अब बताओ क्या होता है आर्बिट्रेज? बाई लो एंड सेल हाई। ठीक है, अब लो कुछ भी हो सकता है, लेवर्ड भी हो सकती है और अनलेवर्ड भी होती है। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा बेटा? जब तक दोनों फर्म के शेयर का प्राइस कैसा नहीं हो जाएगा, एक बराबर नहीं हो जाएगा। समझे? अब मैं दो सवाल आपको लगवाने वाला हूं, एक जिसमें ये ज्यादा होगा
और इसका प्राइस बेच के हम ये खरीदेंगे, एक जिसमें इसको बेच के ये खरीदेंगे। तो अभी मैंने लिखवाया पहला केस आपको, देखिए स्क्रीन पे क्या लिखा, वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म इज हायर देन अनलेवर्ड फर्म। इन दिस केस वैल्यू ऑफ लेवर्ड फर्म विल बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म। शेयर होल्डर विल बाई अनलेवर्ड एंड सेल लेवर्ड फर्म शेयर। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब बेटा देखते हैं ये कैसे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2A पे फटाफट आ जाओ, उसी के थ्रू मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, चलो ये रहा। इसको एग्जाम में बहुत पूछते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से समझते हुए चलो। देखो क्या लिखा है, सब बच्चे स्क्रीन पे देखो। कह रहा है, पहले आखिरी लाइन देख लो, फाइंड आउट हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस विल कैरीड ऑन। कह रहे हैं कैसे आर्बिट्रेज प्रोसेस काम करेगा ये निकाल के बताओ। अब देखो है क्या क्या, सब बच्चे सुनना। देयर आर टू फर्म, कोई कुछ लिखेगा नहीं, अभी इत्मीनान से यहाँ समझना। देयर आर टू फर्म, एन लिमिटेड एंड एम लिमिटेड। अच्छा, हैविंग सेम EBIT 20,000, दोनों का EBIT कैसा है, सेम है। आगे पढ़ो। M is levered having debt 1 lakh at the rate 7%, the cost of equity of N is 10%। अब इसने बता दिया बेटा M कैसी है, levered, तो N कैसी होगी, कैसे पता चला? यहां लिखा है उसके पास इक्विटी है, लिखा है ना, ठीक है। अच्छा अब देखो 2 मिनट एकदम स्थिर होकर समझना, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि M की वैल्यू ज्यादा है N की कम है, या N की ज्यादा है M की कम है, कहीं लिखा है? बोलो सब लोग। तो एग्जाम में आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब वैल्यू खुद ही निकालेंगे तभी तो पता चलेगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो जब कहेगा आर्बिट्रेज लगाओ, तो जिसकी ज्यादा होगी उसका शेयर बेचेंगे और जिसकी कम होगी उसका खरीदेंगे, समझे? और मजे की बात, उसको खरीदने में फायदा होगा, महंगा वाला बेच के सस्ता वाला जब हम लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, फायदा होगा या पैसे कुछ सरप्लस हो जाएंगे, समझ आया बेटा? अच्छा, तो अब बताओ इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फर्म। क्या निकालोगे? अगर दी नहीं है तो फिर जिसकी ज्यादा होगी उसका शेयर बिकेगा, जिसकी कम होगी इन्वेस्टर उसका शेयर खरीदेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मैंने यहां लिखा, एक है एन लिमिटेड, ऐसे लिख देता हूं, एक है अनलेवर्ड, एक है बेटा लेवर्ड। इसका लेवर्ड अनलेवर्ड वाली का नाम है एन लिमिटेड, इसका नाम है एम लिमिटेड। दोनों का EBIT, ये बस समरी बना ली ऐसे आपको समझाने के लिए, 20,000। डेट 7% का डेट है एम के पास 1 लाख का, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% इनकी दी है, 11.5% इनकी दी है। अच्छा ये बताओ लेवर्ड फर्म कौन सी होती है? जिसमें इक्विटी और डेट दोनों होता है, ठीक है। अब ये 1 मिनट इधर देख लो, लास्ट में क्या लिखा था, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ एन इज 10%, एम इज 11.5%, तो के ही दोनों में है। अच्छा के ही हमने लिख दिया, ठीक है। अब ये बेटा इतना तो सवाल में दिया था, अब इसके आगे हम लोग अपना काम शुरू करेंगे। इतना हो गया हो तो बताओ आगे बढ़े। चलो अब बताओ पहला काम क्या करना चाहिए, फर्म की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो चलो अब हम निकालने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ, यहां से आंसर शुरू हो रहा है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। फर्म की वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो ये हो गया एन लिमिटेड, ये हो गया एम लिमिटेड। देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर हम लोग किसी तरह से निकाल लें, वैल्यू ऑफ डेट हमें सवाल में दी है, तो दोनों का सम हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म ये हो जाएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट।
तो मैं वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने जा रहा हूं, फिर वैल्यू ऑफ डेट निकालेंगे। चलो पहले वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालते हैं। सबको पता है फॉर्मूला, अर्निंग फॉर इक्विटी को अगर हम के से डिवाइड करें तो आ जाता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। फटाफट बताओ, स्क्रीन पे देखो, बताओ एन लिमिटेड की अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी होगी? इधर देखो, ई बी आई टी, इधर देखो यहाँ पे, जब ई बी आई टी में से इंटरेस्ट माइनस करते हो तो क्या आता है? अर्निंग बिफोर टैक्स। टैक्स माइनस करते हो तो क्या आता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, या इसी को क्या बोलते हो? अर्निंग फॉर इक्विटी। अब ध्यान से सुनना, ये एन है ये एम है, 20,000 दोनों का ईबीआईटी दिया है। बेटा इनके पास डेट है नहीं, तो 20,000 इनका ईबीटी हो गया, लेकिन इनके पास डेट है 1 लाख का है 7% पे। तो ये बताओ, अगर 1 लाख का लोन लिया है 7% पे तो ब्याज जाएगा 7,000, तो इनका जो बचेगा वो बचेगा 13,000। टैक्स सवाल में है नहीं तो नील, तो यही 12,000 और 20,000 और 13,000 हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अच्छा, अब क्योंकि आ गई है तो 20,000 इसकी, 13,000 इसकी लिखा, के ही सवाल में दिया था। 10% इनका है, 11.5% इनका है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई 2 लाख, 1,13,043 रुपीज़। तो ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब बेटा वैल्यू ऑफ डेट निकालने की जरूरत ही नहीं है, पहले में है ही नहीं, दूसरे में 1 लाख का है, दोनों ऐड कर लो तो इनका आ गया 2 लाख और इनका आ गया 2,13,043 रुपए। बताओ किसकी ज़्यादा है? अनलेवर्ड की, लेवर्ड की ज़्यादा है। तो वही तो हम लोग कर भी रहे हैं ना, अब लेवर्ड वाला बिकेगा, अनलेवर्ड में खरीदेंगे। इतना लिखो फिर आगे बढ़े। अभी खाली वैल्यू निकाली, ये आर्बिट्रेज नहीं था, आर्बिट्रेज अब इसके बाद शुरू होगा। हो गया? चलो अब देखते हैं आर्बिट्रेज कैसे काम करता है। एग्जाम में नहीं लिखने की जरूरत है, मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ जिससे रिवीजन में ध्यान रहे। हाउ आर्बिट्रेज वर्क्स। अब यहां से हम लोग निकालने जा रहे हैं आर्बिट्रेज कैसे काम करता है। तो मैं बेटा स्टेप बाय स्टेप बांट के लिखवा रहा हूं जिससे कोई समस्या ना हो आपको। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, चलो बताओ स्टेप 1 में क्या होगा? स्टेप 1 में यहां तक ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग आर्बिट्रेज प्रोसेस करने जा रहे हैं, ठीक है? अब देखो है क्या आर्बिट्रेज का चक्कर, अगर इतना लिख लिया हो तो बताऊँ आप मेरी तरफ। अब देखो ध्यान से सुनना, देखो बेटा इसमें क्या है, सामने देखो, इस फर्म के शेयर का प्राइस ज़्यादा है, इसका कम है। मान लो मैं इसमें 10% का शेयर होल्डर हूँ, कितने का? तो मैं इसमें 10% बेचूंगा और 10% इसमें खरीदूंगा। बात समझ आ रही है? जितनी होल्डिंग मेरी थी किसमें? हाई वैल्यू फर्म में, उतनी सारी होल्डिंग मैं बेच दूंगा और उतनी होल्डिंग कहाँ खरीदेंगे? तभी तो पैसा बचेगा। किसी के पास मान लो 5,000 स्क्वायर फीट जमीन हजरतगंज में है, तो उसको बेच के 5,000 बाहर खरीदेगा तो जमीन भी आ जाएगी, पैसे भी बचेंगे और वो महंगी होके बिकेगी भी। कहानी है, समझ आई बात? लेकिन उतनी ही बेचेंगे जितनी होल्डिंग पहले में थी, बेच के उतनी ही होल्डिंग दूसरे में लेंगे, ज्यादा नहीं। बात समझ आई? तो क्या होगा,
एक तो जैसे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ का 5,000 स्क्वायर फीट बेच के बाहर 5,000 खरीद लिया, मिल भी जाएगा, पैसे भी बचेंगे, जो बचेंगे उसकी एफडी कर दो, ब्याज अलग आएगा। बोलो बेटा। और वो जमीन बाद में महंगी होगी, फिर उसको बेचो, फिर कहीं और खरीदो। कहानी है, बात समझ आई? तो अब यहाँ पे जब ये करना होगा हाउ आर्बिट्रेज प्रोसेस वर्क्स, तो अपने मन से एक अजम्पशन लेनी होगी कि इन्वेस्टर के पास इतना शेयर था पहले से, या तो क्वेश्चन में लिखा होगा, कभी लिखा होता है कभी नहीं लिखा होता है। तो नहीं लिखा होगा तो आप भी मान लेना कि 10% शेयर था, कुछ भी ले सकते हो, 10% में थोड़ा कैलकुलेट करने में इजी होता है। ठीक है, लिखो मेरे साथ साथ, सब लोग लिखो। एज्यूमिंग इन्वेस्टर holds 10% share of levered firm। बताओ मैंने क्यों लिखा लेवर्ड फर्म? क्योंकि वैल्यू किसकी ज्यादा है? लेवर्ड, जिसकी ज्यादा होगी उसी का माना जाएगा। समझ आए? अब उसको बेचेंगे। Assuming investor holds 10% share of levered firm, अच्छा अब मेरी तरफ देखो, सामने देखो सब बच्चे, ये बताओ यही वाली तो लेवर्ड थी। अब ये बताओ लेवर्ड कंपनी की कीमत कितनी है, फर्म की वैल्यू कितनी है? 2,13,000, 2,13,000 फर्म की वैल्यू है। ठीक है, अब ये बताओ बेटा, अगर मुझे मैंने मैंने इस कंपनी में 10% मेरी हिस्सेदारी है, तो 10% मेरा डेट में भी होगा, 10% मेरा इक्विटी में भी होगा। अरे मालिक का दोनों होता है ना, डेट भी और इक्विटी भी। तो अब क्या होगा, अब मैं यहां निकालने जा रहा हूं प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। लिखो प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। हम निकालेंगे प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब मेरी तरफ देखो, अब बताते जाओ साथ साथ, कहीं पे कंफ्यूज नहीं होना है। बोलो बेटा, हमें किसी कंपनी का मालिक बनना है, क्या खरीदना होगा, डेट या इक्विटी? इक्विटी। तो ये बताओ, अगर मैं इस कंपनी में 10% का हिस्सेदार हूं तो इनके इक्विटी की कीमत इतनी है 100%, इसी का तो 10% मैंने खरीदा होगा, तो जो बनेगा उतना पैसा मैंने लगाया होगा, है ना? तो लिखो यहाँ पे प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, कितना है ये, 1,00,000 थर्ट ये था 1,13,043, इसका 10%, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट किया होगा 11,304.30 का। ठीक है, अब यहां लिखेंगे प्रेजेंट इनकम। प्रेजेंट इनकम, इनका 10% शेयर खरीदने के लिए मैंने 11,304 रुपए खर्चे होंगे, और मुझे इनकम हो रही होगी, इधर देखो सामने, इनकम। ये बताओ इक्विटी वालों के लिए इस कंपनी ने कितना कमाया है, तो उसका 10% 1,300 मेरे हिस्से में आ रहा होगा। यही तो हुआ ना? लिखो नीचे 13,000 मल्टीप्लाइड बाई 10%, दैट इज 1,300। तो मतलब मैंने 11,000 खर्च किए, जिससे मुझे 1,300 रुपए की आमदनी हो रही है। जब जब आर्बिट्रेज करोगे तो ऐसे ही आपको काम करना है, पहले वैल्यू निकालनी है, सवाल में नहीं दिया है तो फिर मान लो 5% होल्डिंग है, 10% होल्डिंग है, अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट निकालो, इनकम। ये हो गया स्टेप 1। आगे आ जाओ स्टेप 2 में। अच्छा ये बताओ, सब बच्चे ईमानदारी से बताओ, ये कैलकुलेशन क्लियर है या फिर से बता दूं? क्लियर है? ठीक है, चलो अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में। अब बताओ क्या करेंगे, ये बेचेंगे अब इसको। स्टेप 2 में आ जाओ, लिखिए इन्वेस्टर will sell his 100% share of levered firm and will get, चलो बताओ, जब 10% शेयर मैं इस कंपनी का बेच दूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, कौन बताएगा?
हाँ कितना? नहीं बेटा, दोनों ऐड नहीं। शेयर बेचोगे तो डिविडेंड थोड़े ना मिलेगा, ये तो डिविडेंड है ना। शेयर बेचोगे तो खाली ये मिलेगा। अरे जब कोई शेयर बेचते हो तो क्या मिलता है? शेयर का पैसा मिलता है कि डिविडेंड भी मिलता है? तो ये तो डिविडेंड हुआ ना, ये तो अर्निंग फॉर इक्विटी है ना, इक्विटी वालों के लिए जो कमाए वो तो डिविडेंड है ना। तो अगर शेयर बेचोगे तो आपको ये पैसा मिलेगा ना, यही जितने का शेयर था वही मिलेगा, और क्या। क्यों? क्योंकि इस सवाल में थोड़े ना 10 रेट दिए हैं कि खरीदा दूसरे रेट पे था फिर रेट बढ़ गया। अजम्पशन है रेट वही मेंटेन है। तो जब बेचोगे तो उतना ही तो पैसा मिलेगा ना जितना लगाया था। बोलो बेटा। तो अब यहां मिलेगा 11,304 रुपये 30 पैसे। 11,304 रुपये 30 पैसे। चलो अब मेरी तरफ देखो जरा, बताओ आर्बिट्रेज का क्या मतलब होता है, क्या रूल है? बाई बाई लो एंड सेल हाई। अच्छा अब फिर बताओ, किसकी वैल्यू हाई हो सकती है, लेवर्ड की या अनलेवर्ड की? किसी की भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कभी भी क्लियरली मेंशन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी एग्जाम में सवाल लगाएंगे तो पहले वैल्यू निकाल के देख लेंगे, फिर जिसकी ज्यादा होगी, आर्बिट्रेज कहता है आदमी उसमें अपनी हिस्सेदारी बेचेगा, चाहे वो 10% का हिस्सेदार हो, 15% का, 20% का, 10 हम लोग ले लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाती है। तो अब हमने निकाला, अगर आदमी 10% का हिस्सेदार है तो इसका मतलब इक्विटी खरीदने के लिए उसने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है जिससे उसको इतने की आमदनी हो रही है। अब वो क्या करेगा, अपना शेयर बेच देगा। बेच देगा तो इतना पैसा मिलेगा उसको। ठीक है, यही स्टेप्स करने हैं। आगे लिखो इसमें। नेक्स्ट स्टेप 3, इन्वेस्टर will borrow debt at the rate 7% of rupees 10,000 स्टेप 4 में लिखिए, टोटल मनी अवेलेबल with investor total money available with investor, ये हो गया 11,304 रुपये 30 पैसे प्लस 10,000, 21,304 रुपये 30 पैसे। यहां तक रुको, एक बार फिर समझा दें फिर आगे बढ़े। हो गया? चलो अब मेरी तरफ देखो, बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है इस क्वेश्चन में? लेवर्ड की। अच्छा तो क्या हुआ, पहले हमने निकाला उसमें इन्वेस्टर की होल्डिंग कितनी है, बोलो सब बच्चे। फिर हमने निकाला उसमें आमदनी कितनी हो रही है, तो 1,300 की आमदनी हो रही है, होल्डिंग है 11,000 की। अब हमने कहा इन्वेस्टर अपना 10% शेयर बेच देगा तो कितने पैसे मिलेंगे, 11,304। अब कितना परसेंट शेयर बेचा बोलो जरा। तो अब क्या करेगा वो, 10% कहाँ खरीदेगा, 10% किस कंपनी में खरीदेगा, अनलेवर्ड में। अच्छा यही देखना, अब ये सबके दिमाग में एक क्वेश्चन है, उसका जवाब खुद ही मिल जाएगा। अब बताओ, फिर से बताओ, 10% शेयर किसका बेचेगा, एम या एन? एम का बेचेगा। अब बताओ 10% किसका खरीदेगा, 10% किसका खरीदेगा, एन का। एन के एन के फर्म की वैल्यू कितनी है, तो इनका 10% खरीदने के लिए पैसा कितना चाहिए, आपके पास कितने हैं, तो आप लोन लोगे। कहानी समझ में आई?
दिमाग में यही चल रहा था ना, लोन कहाँ से आ गया, समझे? तो पैसे कम है ना, मैं इसको दो तरीके से लगवाऊंगा, एक बार लोन लेके एक बार लोन ना लेके, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा होगा तो एग्जाम में दोनों करके आना, 2 मिनट का टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, समझे? पिछली कंपनी में शेयर बेच के कितना पैसा मिला था? 11,000। नई कंपनी में कितना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? 10%, 20,000। तो 20 है नहीं ना अपने पास, क्या करेंगे? लोन लेंगे। लोन लोगे तो लोन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए जितने का लोन दिया था उसी का उतने परसेंट करवा देते हैं। लोन कितने का था? 1 लाख का था, उसी का 10% करवा लिया, तो 10% इनके पास लोन ले लिया, तो अब इनके पास टोटल पैसे कितने हो गए? 21,304 रुपए। बताओ ईमानदारी से, समझ में आ रहा है यहां तक? अब बताओ 21,304 है, 20,000 में ही तो 10% वहां मिल जाएगा, 1,300 रुपए बच गया, उसको कहीं इन्वेस्ट करके 2 पैसे उससे भी आएंगे, और 10% की होल्डिंग दूसरी कंपनी में आ गई, समझ आए? तो ये आगे करना है, लिखो स्टेप 5। स्टेप 5, बाई 10% शेयर ऑफ अनलेवर्ड फर्म एंड पे ₹2 लाख का 10%, दैट इज 20,000। स्टेप 6, स्टेप 6, न्यू रिटर्न, न्यू रिटर्न। अब जरा बताओ किस कंपनी से किस कंपनी में शिफ्ट हो चुके हो, यहां से देख के बताओ। एम से एन में शिफ्ट कर गए हो, कितने के मालिक हो? कितने परसेंट के? 10% के मालिक हो। तो इधर देखो, इनके यहाँ अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी आई थी, तो उसमें से 10% हमको मिलेगा, कितने का? 2,000। लेकिन हम लोन लिए बैठे हैं, कितने का? 7% पे 10,000 का, बोलो। तो क्या करेंगे? 2,000 मिलेगा, लेकिन 700 उसमें से कट जाएगा, किस बात का? लोन का इंटरेस्ट। 1,300 उधर बचा, वो 1,300 मेरी पिछली अर्निंग के बराबर है, बोलो। वो पिछली अर्निंग के, तो आमदनी सेम है, सेम है ना? पैसे 1,300 अलग बचे, एफडी करवा दी, और नई कंपनी में 10% के मालिक भी बन गए, समझे? लिखो नीचे, न्यू रिटर्न होगा 10% ऑफ EBIT ऑफ, कौन सी कंपनी है? एम की एन? एन लिमिटेड। EBIT ऑफ एन लिमिटेड, तो हो जाएगा 2,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000 माइनस करो इंटरेस्ट पेड ऑन पर्सनल लोन, 10,000 का लोन लिया था, 7%, 700 रुपए का ब्याज दिया, 1,300 तब भी बच गया। स्टेप 6, स्टेप 7 में लिखो सरप्लस कैश अवेलेबल 21,304 रुपए 30 पैसे था, उसमें से 20,000 खर्च हुआ, 1,300 बच भी गया। कंक्लूजन, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर is same, that is 1,300. Investor still have 1,304 rupees excess, which he can invest anywhere else
to earn more return. So investor is in a better position now. While doing arbitrage. डन। अच्छा अब सुनो बेटा, ध्यान, एक तो आंसर इसका ये है, हाँ लिख लो आराम से। अब इसमें एक डाउट और आता है कि इसके पास कितने पैसे बच गए एक्स्ट्रा? 1340 रुपये कुछ ऐसे था ना, 1304 रुपये शायद। ठीक है, तो अब एक आंसर इसका और बनता है क्या, वो 1304 रुपये और कहीं क्यों लगाए, उसी कंपनी में लगा दे। अरे 1304 बचा ना, क्या करोगे उसको, कहीं एफडी आरडी कुछ करवाओगे या कहीं और लगाओगे, तो उससे अच्छा अगर इसी कंपनी में लगा दे। अरे देखो ये कितने का हिसाब हुआ, 20,000 का हुआ ना। इधर देखो, सब बेच बाच के कितना पैसा मिला था, 21,304 रुपये 30 पैसे मिला था ना, उसमें से कितना खर्च किए हो, और ये तो अभी भी बचा ना, तो इसको हमने हवा में लिख दिया कि वो इन्वेस्ट करके पैसे कमा लेगा। अगर इसको हम प्रूव करें कि इसी कंपनी में लगा दे, भाई ये भी तो कंपनी कमाई दे रही है ना, तब क्या मिलेगा, तो आप ये दोनों आंसर लिख के आओगे अपनी कॉपी में। बात समझ में आई? दोनों आंसर लिखे, बोलो क्लियर हो रहा है सबको? तो अब ये लिखो, ये मैं लिखवाता हूँ समझाता हूँ, लिखो इसी के नीचे, इसी के नीचे लिखना ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। जब तक एग्जाम में कुछ नहीं कहा जाएगा तो आप दोनों करके आएंगे। ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है? फंड्स अवेलेबल 21,304.30, इतना पैसा था उसका। इफ फुल अमाउंट is invested in unlevered firm, अगर पूरा पैसा नई कंपनी में लगा देते तो, अगर पूरा पैसा कंपनी में लगा दें तो न्यू रिटर्न will be new return will be, अब ध्यान से सुनना ये बात, बताओ मुझे अब क्या इसमें कहानी चल रही है। पिछले कंपनी का शेयर बेच के कितना पैसा मिला था, 21,304, और कितने में 10% होल्डिंग मिल गई थी, 20,000 में, कितने बच गए थे, 1,304। उसको हमने यहाँ पे क्या अज्यूम कर लिया था कि वो कहीं लगा के कमा लेगा। अब इस पे सबका क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है, सर कहीं क्यों लगाएगा, इसी में लगा दे, 20,000 लगाए तो 1,300 और लगाने में क्या समस्या है। ठीक है, तो अब मैं बता रहा हूं, अगर ये सब इसी में लगा देता, कहानी समझ आ रही है? तो अब ये बताओ, ध्यान से सुनना फिर लिखना, बताओ मुझे, सब बच्चे बताओ बेटा, ऐसे नहीं हो रहा है 20,000 लगा के अगर हमें 2,000 का रिटर्न आ रहा है, 20,000 लगा के रिटर्न कितने का आया था, तो अगर हम 21,000 कितना है ये 304 रुपये और 30 पैसे लगा दें
तो रिटर्न कितने का आएगा? 2130.43। ये ना, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, समझना बेटा, अगर पूरे पैसे लगा दोगे तो 2130 रुपए मिलेंगे। अब फिर क्या होगा, 700 रुपए से इसमें से वो ब्याज वाला चला जाएगा, तब भी कितना बचा? 1430 रुपए 40 पैसे बचा। बचा ना? तब भी तो रिटर्न ज्यादा ही आ रहा है। पहले 1300 आता था, पिछली कंपनी में कितना कमाते थे? 1300 ना, और यहां सब करने के बाद 1430 कमा रहे हैं, तब भी फायदे में है। तो आर्बिट्रेज रियली वर्क्स। लिखिए यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन 10,000 का 7%, 1430.40। अब यहां लिखो कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखो, इन्वेस्टर is able to increase his return due to arbitrage if nothing is given in question. We will solve question by both above method in exam. क्वेश्चन में कुछ नहीं कहेगा तो हम लोग दोनों मेथड से सवाल लगाएंगे एग्जाम में। तो ये तो एक हुआ जब हमने हाई वैल्यू लेवर्ड वाली थी उसका बेच के अनलेवर्ड में खरीदा। अब इसका उल्टा, समझ में आया इतना? आगे लिखो, कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा? 17, हेडिंग बनाइए। कंसेप्ट नंबर 17, इसका नाम है बेटा आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस when value of unlevered firm is more than value of levered firm। लिखिए, in this case value of unlevered firm
will be greater than value of levered firm. Investor will buy value of levered firm share and will sell value of unlevered firm share. चलो अब इस पे बेटा करेंगे क्वेश्चन थर्ड ए। क्वेश्चन नंबर 3A इस कंसेप्ट पे हम लोग करने वाले हैं। चलो देखो सब लोग सामने। चलो ये है क्वेश्चन, देखिए क्या लिखा है। There are two firms, U Limited and L Limited, same net operating income. Net operating income का मतलब क्या हुआ? EBIT। दोनों का 20,000 है। Except that firm L is a levered firm having debt of 1 lakh at the rate 7%. वही डेटा है सेम। Cost of equity of U and L is 10 and 18%. Show how arbitrage process will work. अब बताओ, क्वेश्चन में दिया है किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है, तो क्या करेंगे, खुद ही निकालेंगे एग्जाम में, फिर खुद ही डिसाइड करेंगे जिसकी ज़्यादा होगी उसका 10% शेयर बेच के और खरीदेंगे जिसकी वैल्यू कम होगी। तो चलो पहले निकालते हैं वैल्यू किसकी ज़्यादा है। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ बोथ द फर्म। दोनों फर्म की बेटा वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं। पहली है यू, यू से ही अनलेवर्ड हो गया, और एल का मतलब हो गया लेवर्ड। चलो अब जैसे पिछले में निकाला था सारा काम वैसे ही करेंगे। अगर हम लोग निकाल लें वैल्यू ऑफ इक्विटी जो कि होती है अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन के, फिर निकाल लें वैल्यू ऑफ डेट VE VD, तो दोनों का सम हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्म VF हो जाएगा VE प्लस VD। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए होगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो यहां निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग फॉर इक्विटी। तो एक है अनलेवर्ड फर्म, एक है लेवर्ड फर्म। पहले लिखेंगे EBIT, दोनों का EBIT क्वेश्चन में दिया है 20,000 का। दोनों का EBIT क्वेश्चन में दिया है 20,000 का। इसमें से माइनस करेंगे इंटरेस्ट। देखो जरा किसके पास इंटरेस्ट है किसके पास नहीं है। एल के पास 1 लाख का है 7%, 1 लाख का 7% एल के पास है, तो 7,000 माइनस होगा।
यहाँ से माइनस नहीं होगा। आगे बढ़ो। अब ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स 20,000 और इनका आ गया 13,000। अब इसी को अर्निंग बिफोर टैक्स बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स बोलो, अर्निंग फॉर इक्विटी बोलो, सब एक ही है। तो अब अगर हम लोग ऐसे करें, अर्निंग फॉर इक्विटी यहाँ की आई 20,000, यहाँ की आ गई 13,000, इसको डिवाइड कर दें कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। क्वेश्चन में दी 10% और 18%, देखो कितना आता है, 2 लाख इनका आ गया, 72,222.2। डेट इसी के पास है 1 लाख का, इसके पास है नहीं, तो इनकी वैल्यू 2 लाख ही रह गई, इनकी आ गई 172,222.2। अब बताओ किसकी वैल्यू ज़्यादा है, लेवर्ड की या अनलेवर्ड की? अनलेवर्ड की ज़्यादा है, तो अब आदमी अनलेवर्ड में से हिस्सेदारी बेच के खरीदेगा लेवर्ड में। लिखिए, सिंस वैल्यू ऑफ unlevered firm is higher than value of levered firm, so arbitrage process is possible। एक फर्म की वैल्यू ज़्यादा है, एक की वैल्यू कम है, इस वजह से आर्बिट्रेज प्रोसेस पॉसिबल है। अब जैसे पहले किया था वही होगा। चलो सबसे पहले स्टेप 1, अब ये है आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस, सबसे पहले स्टेप 1, स्टेप 1 लिखेंगे, assume investor holds 10% share in unlevered firm तो उसकी प्रेजेंट इनकम, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट पहले निकालें, प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट। सब बच्चे देखो, जो फर्म ज़्यादा है जरा उसकी वैल्यू बताओ कितनी है। तो किसी के पास 10% की होल्डिंग है तो 20,000 उसने इन्वेस्ट किया है, 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। उसकी अगर निकालें हम लोग प्रेजेंट इनकम, तो जितनी कंपनी की अर्निंग फॉर इक्विटी है इनकी कितनी है, 20,000, तो 20,000 का 10% वो कमा रहा होगा 2,000 रुपये। अब वो उसको बेचेगा। स्टेप 2, इन्वेस्टर विल सेल 10% शेयर in unlevered firm and will get, जब बेटा अपना 10% शेयर बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा, 20,000, क्योंकि मार्केट का रेट ही वही है।
अच्छा, अब वो इसको इन्वेस्ट करेगा स्टेप 3 में। इन्वेस्टर will invest in the levered firm investor will invest in the levered firm in both equity and debt in equity and debt 10% equity of levered firm तो लेवर्ड फर्म की इक्विटी कितने की थी 72,222 तो ये हो जाएगा 7,222 इंटू 10% तो 7,222 10% डिवेंचर of levered firm 1 lakh into 10% that is 10,000 17,222 का आया टोटल इन्वेस्टमेंट और अब नीचे निकालें सरप्लस मनी स्टेप 4 में सरप्लस मनी 20,000 minus 17,222 2,778 स्टेप 5 में न्यू रिटर्न इन लेवर्ड फर्म $13,000 into 10% that is 1,300 10,000 into 700 न्यू रिटर्न लिखो इतना फिर समझा दो हो गया चलो अब इधर देखो सब बच्चे पहले हमने दोनों फर्म की वैल्यू निकाल ली यहाँ तक सबको समझ में आया होगा कितना कितना है जब दोनों की वैल्यू निकाल ली तो हमें लेवर्ड की वैल्यू ज़्यादा निकली अनलेवर्ड की कम निकली तो क्या होगा जिसके परसेंट 10% होल्डिंग होगी जिसके पास अनलेवर्ड में वो अपनी होल्डिंग बेचेगा अब बताओ अनलेवर्ड फर्म का शेयर इक्विटी की वैल्यू कितनी है 2 लाख जब कोई यही ना 10% वो अपना बेचेगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा उसको मिलेगा 20,000 20,000 उसको मिलेगा पहले ये देख लेते हैं प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट कितना है अगर टोटल इक्विटी 2 लाख का है और किसी ने 10% शेयर खरीदे हैं तो उसने 2 लाख का 10% 20,000 लगाया है
जिस पे उसको रिटर्न कितना आएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी 20,000 है तो उसका 10% 2,000 का रिटर्न आ रहा है। बोलो यहाँ तक ठीक है। अब आगे बेटा, वो क्या करेगा, इस कंपनी की अपनी होल्डिंग बेचेगा। तो टोटल कंपनी की होल्डिंग है 2 लाख, 100%, तो उसका 10% बिकेगा 20,000 में। अब उसके हाथ में 20,000 है। अब ये 20,000 वो लगाने जाएगा नई कंपनी में। तो देखो सब लोग बच्चे, अब ये बताओ यहाँ पे, जब आप इस कंपनी में 10% के मालिक बनना चाहते हो तो आपको इक्विटी भी खरीदना पड़ेगा 10% और डेट भी लेना पड़ेगा 10%, क्योंकि ये कैसी कंपनी है, लेवर्ड, इनके पास डिवेंचर भी है ना, डेट का मतलब डिवेंचर भी है। तो जब हम इनका 10% इक्विटी खरीदेंगे तो इनका इक्विटी है ही इतने का, तो उसका 10% लगाना पड़ेगा। इक्विटी इतने का है, उसका 10%, लगभग 7,000 रुपये लग जाएगा इक्विटी खरीदने में। और इनका जो डेट है बेटा, कितने का था डेट, 1 लाख का, तो उसमें 10% अगर हम खरीदेंगे तो 10,000 में डेट मिलेगा, डिवेंचर इनका, तो 17,000 में हम निपट गए। पैसे थे कितने, 20,000, 17,000 में काम हो गया, तो लगभग 2,700 रुपये बच गए बेटा। अच्छा, तो एक तो 2,700 बचा हुआ है, दूसरा जो हमने ये इन्वेस्टमेंट किया उससे ये जो कंपनी है इनकी इक्विटी के लिए अर्निंग कितनी है, 13,000, मैंने 10% खरीद लिया तो 1,300 मुझे मिलेगा। और इनका अगर मैं 10,000 का डेट लिए बैठा हूं तो 7% का ये इंटरेस्ट देते हैं, 700 मुझे अलग मिलेगा। तो मेरी कमाई 2,000 है जो पहले होती थी, और 2,700 रुपये बच गए ना। तो मैंने क्या कहा था, अब दो सोल्यूशन करना है ना। अब अगर ये 2,700 लगा दें, ये 2,700 भी इन्वेस्ट कर दें, पिछले में किया नहीं था, तब क्या होगा। तो अब वो दूसरा आंसर करना है, लिखिए इसके नीचे। समझ में आया कि फिर से बताऊं, पूछो, डेट क्यों खरीदा। नहीं बेटा, अरे ये लेवर्ड कंपनी है ना, लेवर्ड कंपनी क्या होती है, जिसके पास डेट होता है। डेट का मतलब उसने डिवेंचर इशू कर रखे हैं, तो मैंने उस कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। आपकी कंपनी शेयर भी बेच रही है, डिवेंचर भी बेच रही है, मैंने दोनों खरीद लिया, समझे। शेयर पे डिविडेंड मिलेगा और उस पे डेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो मिलेगा ना दोनों। समझ में आया सबको, आगे बढ़ो, लिखिए इसी के आगे। इन द above case return is same of rupees 2,000, but we have surplus cash available rupees 2,778, rupees 2,778। Alternative solution, अब इसमें अगर पूरा इन्वेस्ट कर दें, कैश अवेलेबल कैश अवेलेबल 20,000, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन डेट जरा बताओ किस कंपनी में पैसे लगाने जा रहे हो, यू में या एल में। एल में, एल का इक्विटी कितने का है, तो अब हम लोग ऐसे लिखेंगे देखो, जब इनकी वैल्यू 1,72,222 की है तो उसमें इक्विटी इक्विटी है 7,222 का,
तो 20,000 में कितने का मिलेगा। अरे ये देखो ऐसे बता रहा हूँ, सामने देखिए सब बच्चे, ये बताओ इनकी टोटल वैल्यू कितनी है, 1,72,222। तो बेटा इसमें ये होने पे इसमें इक्विटी कितना है, 722 तो 1 रुपए में कितना होगा, 72222 अपॉन 172222। तो अगर हम 20,000 लगाएंगे तो उसमें हमको कितना मिल जाएगा, तो इसी को 20,000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, हम 20,000 लगा रहे हैं ना। 8387.08। एक बार अभी और बता रहा हूँ, परेशान मत हो, मुझे पता है अभी समझ नहीं आया। ये बताओ कितना पैसा इसको लिख लो, अच्छा तब बताता हूँ। हो गया। अब बताओ, ये बताओ कितने पैसे लेके गए हो इन्वेस्ट करने, 20,000। 20,000, इधर देखो, ये क्या है, इक्विटी। ये क्या है, डेट प्लस इक्विटी। बोलो, फिर बताओ ये क्या है, डेट। ये क्या है, तो हम जो 20,000 लेके गए थे इसी रेशियो में हमने इन्वेस्ट कर दिया, जिस रेशियो में कंपनी का डेट और इक्विटी था उसी रेशियो में हमने इन्वेस्ट कर दिया। समझ में आई बात। अब होगा क्या, अब हमें रिटर्न आएगा, आइए चेक करते हैं रिटर्न कितने का आएगा। तो अब नीचे लिखेंगे रिवाइज्ड इनकम रिवाइज्ड इनकम अब बताओ इक्विटी से कितनी इनकम मिलेगी। सब बच्चे देखो बेटा, जिस फर्म में पैसे लगाए हो ये इनकी इक्विटी 13,000 की है, तो अगर 13,000 की इक्विटी है तो फर्म की 72222 की इक्विटी है, तो कमाई हो रही है 13,000 की। तो अगर हमने लगाया है 8387.08 तो हमारी कमाई कितनी होगी ये निकाल लेंगे। ऐसे डेट में हमने लगाए हैं 11,612 रुपये 92 पैसे, तो उस पर 7% का इंटरेस्ट आएगा। टोटल रिटर्न ड्यू टू arbitrage process income of investor increases from 2,000 to 2,322.57 rupees।
अच्छा, ये सेकंड वाला समझ में आया कि फिर से बता दूं? बोलो सब लोग, क्या हुआ इसमें बताओ? किस कंपनी की वैल्यू ज्यादा थी? अनलेवर्ड की। तो हमने उसका 10% शेयर बेचा, कितने में बिक गया? 20,000 में। अब हम किस में शिफ्ट हो रहे हैं? लेवर्ड में। तो लेवर्ड के पास क्या क्या होगा? इक्विटी होगी। और तो अगर हम 10% के मालिक बनेंगे तो 10% उसका डिवेंचर खरीद लेंगे और 10% उसका इक्विटी खरीद लेंगे। तो हम इतने पैसे लगाएंगे, हम बेटा इतने पैसे लगाएंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा इतना। 20,000 हमें बेचने पे मिला था, 17,222 में हम निपट गए, तो ये पैसे सरप्लस बच गए हमारे पास। और रिटर्न वही है, तो रिटर्न वही है, सरप्लस बच गया, तो ये भी एक वेल्थ हमारी बढ़ गई। और दूसरा, अगर ये पूरा पैसा लगा दें हम लोग, पूरा 20,000, भाई उनकी टोटल वैल्यू में जितना उनका इक्विटी है उसी रेशियो में मैंने 20,000 लगा दिया। अगर ये ना समझ में आया हो सबको तो ऐसे देखो, ये बताओ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में WACC कैसे करते थे? एक तरफ लिखते थे सोर्स, बोलो, फिर पैसा, फिर यहाँ वेट लिखते थे, बस इतने से रुक जाओ जरा। अब मुझे बताओ, एक इक्विटी है और एक डेट है, टोटल वैल्यू 17, कितने बार 2 था बेटा? 3 बार, 4 बार कि 5 बार? 4 बार, ठीक है। अब ये बताओ, इसमें इक्विटी था 722, 4 बार, और डेट था 1 लाख का, ऐसे था। अब मुझे वेट निकाल के बताओगे, इक्विटी का कितना, डेट का कितना? किसका? 0.41942 कर ले, और 0 पॉइंट इसका कितना बच गया तब? 58 बचा। ठीक है, अब ये देखो इधर, तो यही किया हमने सब बच्चे, देखो, हमने हमने 20,000 का 42% इक्विटी में लगाया, और 20,000 का बचा हुआ 58% कहाँ लगाया? डेट में लगाया, जो उस कंपनी का रेशियो चल रहा था, समझ आया? जब हमने लगा दिया तो 13,000 वो इक्विटी का रिटर्न लिए बैठे थे, तो 13,000 सबका था, तो 13,000 का 42% मेरा बनेगा। और मतलब जितना मैंने इन्वेस्ट किया होगा वो मेरा बनेगा, वैसे मेरा इंटरेस्ट आएगा। तो टोटल रिटर्न 2,300 रुपये का आ रहा है। अगर सारे पैसे लगा दें, पिछले में 2,000 का था, इसमें 322 रुपये बढ़ गया, तब भी फायदा है। समझ आए? ये है बेटा आर्बिट्रेज प्रोसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आर्बिट्रेज के बाद क्या होता है? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाता है। चलो बताओ, आर्बिट्रेज का क्या रूल है? बाई लो एंड सेल हाई, ठीक है। लो हाई क्या है आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, कभी कभी दिया होगा, अक्सर निकालना पड़ेगा। हाई वैल्यू की फर्म का शेयर बेच के लो वैल्यू में इन्वेस्ट करना, इसी को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। समझ में आया? चलो बात यहीं तक करेंगे बेटा, चैप्टर हो गया खत्म। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे रेशियो एनालिसिस।